नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं उदयपुर मेवाड़ से आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, काव्यम सीरीज चल रही है और सेकंड ग्रेड की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। और सभी छात्रों का आग्रह है कि सर छंद को पढ़ा दीजिए। तो मैं आज आपके सामने छंद की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं और छंद को बहुत सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए जितने भी मित्र जो हैं वो इस कक्षा से जुड़ पा रहे हैं, उन सबसे आग्रह है जल्दी से आप इस कक्षा से जुड़ लीजिएगा और आप अपने छंद से संबंधित ज्ञान को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। वैसे छंद जो है मित्रों, यूं देखें तो सरल ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो छंद बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। आवाज़ बराबर आप तक पहुंच रही होगी, है ना। थोड़ा सा स्वास्थ्य का पाया ठीक नहीं है, लेकिन आपकी कक्षाएं बहुत आवश्यक है। परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप तैयारी करें अच्छे से। छंद शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर छंदों के भेदों के बारे में, मात्रा और वर्णों की गणना के बारे में, और फिर जो सेकंड ग्रेड में हमारे छंद हैं उन छंदों पर हम चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। तो आइए आप सभी मित्र जो हैं कक्षा का आनंद लीजिए और कक्षा का आनंद लेते लेते लाइक करना और शेयर करना न भूलें मित्रों, ताकि अन्य मित्रों तक ये बात पहुंच सके। सुविचार देख लीजिए। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। इसलिए हमारे कर्म जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म कम से कम ऐसे हों जिनसे हमें कहीं न कहीं दुआएं ही मिले। बद्दुआओं वाले कर्म करने से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, छंद के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं और छंद की व्युत्पत्ति से लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी मित्रों से आग्रह है कि आप सभी अच्छे से इस कक्षा का एंजॉय करिएगा। व्युत्पत्ति यानी ये छंद शब्द कैसे बना है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वैदिक संस्कृत में छिदी एक धातु हुआ करती है, छिदी। लौकिक संस्कृत में यही छिदी धातु छद धातु के नाम से प्रचलित हुई, है ना। वैदिक संस्कृत में छिदी और लौकिक संस्कृत में छद नाम से धातु प्रचलित हुई। और इस छद धातु में अशुन नामक एक प्रत्यय जोड़ते हैं, अशुन नामक एक प्रत्यय जोड़ते हैं। छद का अगर शाब्दिक अर्थ देखें मित्रों तो नियमबद्ध करना है, ठीक है। और दूसरा अगर इसका अर्थ देखें तो आच्छादित करना या नियमबद्ध करना, एक ही बात है। आच्छादित करना या क्या करना मित्रों, नियमबद्ध करना। आप देख सकते हैं, आच्छादित करना या नियमबद्ध करना। जिस तरह से हम बात करते हैं कि गद्य को अगर नियंत्रित करना हो, नियमबद्ध करना हो, तो व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भी एक नियम शास्त्र ही है मित्रों, लेकिन वो गद्य का नियम शास्त्र है। लेकिन बात जब पद्य की या काव्य की आती है तो काव्य को भी नियमबद्ध करने के लिए एक शास्त्र की आवश्यकता होती है। उस शास्त्र को हमने छंद शास्त्र कहा। और छंद का शाब्दिक अर्थ है नियमबद्ध करना या आच्छादित करना, ढकना। ठीक है मित्रों, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप सभी का ध्यान स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए और मेरा प्रयास है कि आप सब वहां तक पहुंच जाएंगे, अच्छे से आप बात को भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मित्रों देखिएगा, परिभाषा की अगर बात करते हैं तो जिस काव्य पंक्ति में, ध्यान दीजिए, जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा व वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उस पंक्ति को, उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। ध्यान रखना, गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा, वर्ण की संख्या का ध्यान रखकर जो पंक्ति लिखी जाती है मित्रों काव्य की, वही काव्य की पंक्ति क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गति का अर्थ होता है प्रवाह। गति का अर्थ क्या होता है, प्रवाह। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोलते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, ये गति है। यहां तक एक साथ बोल रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का, ये गति है। ऐसा नहीं है कि हम रहीमन कह के रुक जाएंगे, धागा कह के रुक जाएंगे, ये गति है मित्रों। और यहां पर यति है क्योंकि यहां रुकना है। रहीमन धागा प्रेम का, अब ये यति आ गया। मत तोड़ो छिटकाए, ये गति हो गया।
टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। है ना मित्रों, स्नेह का धागा बहुत कोमल होता है, टूटने पर उसमें गांठ पड़ती है, पुनः वैसा नहीं जुड़ पाता है जैसा पहले था। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। अब यहां पर आप देखिएगा गति छंद में हमें देखनी है यति, यति का अर्थ रुकना या विराम, लय, तुक, चरण, मात्रा, वर्ण, इन सब का ख्याल किस में रखा जाता है मित्रों? छंद में रखा जाता है। गति किसे कहते हैं संक्षिप्त में समझ लेते हैं ताकि आप छंद को आसानी से समझ पाएंगे। गति या प्रवाह, छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है। बिना रुके हुए एक प्रवाह में काव्य की पंक्ति को पढ़ना ही गति कहलाता है। बीच बीच में ये थोड़ा अवरोध आएगा, आप इसको नजरअंदाज कीजिएगा, है ना, कि छंद के पढ़ने की लय का नाम ही क्या है मित्रों? गति है। और बिना रुके हुए एक प्रवाह में काव्य की पंक्ति को पढ़ना जो है वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे आगे की तरफ हम बाकी के पहलुओं पर विचार करते हैं। मित्रों, यति किसे कहते हैं इस पर चर्चा करते हैं। यति का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या विराम। गति के बाद क्षणिक जो हम रुकते हैं उसको हम विराम कहते हैं। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में रुकना पड़ता है। छंद को जब भी हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक चरण के अंत में हमें क्या करना पड़ता है मित्रों? रुकना पड़ता है। प्रत्येक छंद के अंत में हमें रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। कभी कभी चरण लंबा होता है तो एक से अधिक स्थानों पर रुकना होता है, इसे यति कहते हैं। इसे मित्रों क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो आप देखिएगा यति का अर्थ रुकना है। यति तीन प्रकार की है मित्रों। एक है अर्ध यति, जिसको प्राय कई बार कोमा से हम इंगित करते हैं, अल्प विराम से। पूर्ण यति, एक खड़ी लाइन से हम पूर्ण यति, जहां दो चरण समाप्त होते हैं तो हम लगभग पूर्ण यति करते हैं। और उसके बाद परिपूर्ण यति होती है, यानी उस छंद का अगर पूरा हिस्सा हो गया हो तो वहां परिपूर्ण यति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक होती है अर्ध यति, दूसरा पूर्ण यति और तीसरा होता है परिपूर्ण यति। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर बात आती मित्रों तुक की। तो छंद के चरणांत में आने वाली एक जैसी ध्वनि, तुक का मतलब क्या है? जाए, फिर अंत में आया आए, ठीक है, खाए, पाए, ठीक है, लजाए, सजाए, इस तरह का जो तुकबंदी है वो चरणों के अंत में अगर आती है तो उसको तुक कहते हैं। तो छंद के चरणांत में, ध्यान रखना, चरणांत में आने वाली एक जैसी ध्वनि या वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसी को तुक कहा जाता है ना। आवृत्ति का तुक है, वर्णों की आवृत्ति का क्या है? तुक होता है। तो वो जो वर्ण एक जैसे उच्चारण जिनके होते हैं, है ना, एक ही लय में जिसका उच्चारण हो जाता है उसको तुकबंदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर मित्रों देखिएगा बात आती है चरण की। तो चरण किसे कहते हैं ये भी हमें समझने की जरूरत है। चरण को पाद भी बोलते हैं। छंद की उस इकाई को पाद या चरण, उस इकाई को पाद या चरण कहते हैं जिसमें छंद विशेष के वर्णों अथवा मात्राओं का सुनिश्चित नियोजन होता है, अथवा विशेष के वर्णों अथवा मात्राओं का सुनियोजित नियोजन होता है। चरण वास्तव में किसी छंद के लक्षण की पूर्णता की कसौटी है ना। छंद वास्तव में किसी भी छंद, चरण जो है वास्तव में किसी भी छंद के लक्षण की पूर्णता की कसौटी है, यानी उस छंद का लक्षण उसमें आ जाना चाहिए, उस छंद का लक्षण जो है उसमें आ जाना चाहिए। प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रायः चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं मित्रों। तो छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं, ठीक है। और एक चरण वो होता है जिसमें कम से कम ये होता है कि भाई हाँ उस छंद का लक्षण उसमें आ जाए, है ना। जैसे दोहा छंद है तो मान लीजिए 13-11 मात्राएं हैं, तो कम से कम उसमें ये उसका एक लक्षण पूरा आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? चरण कहेंगे, पद कहेंगे। फिर मित्रों लय की बात है तो आप देखिए उचित आरोह अवरोह व उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण लय कहलाता है। उचित आरोह अवरोह व उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण लय कहलाता है। फिर मित्रों बात करते हैं क्रम की। किसी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं का, किसी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं का एक निश्चित अनुपात से प्रयोग जो है वो
क्रम कहलाता है। आप जानते हैं जैसे कई तरह के गण हैं, तो गणों में जो भी वर्णों की स्थिति है वो क्रम के अनुसार होती है, जैसे ज गण, र गण, ल गण, म गण, भ गण, इस तरह से, है ना, क्रम कहलाता है। फिर मित्रों बात करते हैं मात्रा की, तो मात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों चिन्ह या संकेत या परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है मित्रों, उसको वास्तव में क्या कहते हैं, हम मात्रा कहते हैं। और मात्रा के कितने प्रकार हैं, मात्रा के दो प्रकार होते हैं, एक लघु जिसको इस तरह से खड़ी लाइन से हम संबोधित करते हैं, ह्रस्व स्वर के लिए लघु मात्रा होती है और गुरु स्वर के लिए एस जैसा चिन्ह लगाते हैं जो दीर्घ स्वरों के लिए आता है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, मात्राएं सदैव स्वरों की ही होती है। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, स्वर व्यंजनों के साथ जब प्रयुक्त होते हैं तो मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए मित्रों, यहाँ तक समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट के द्वारा जरूर बताइए, है ना। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने विद्या संबल वाला जब वीडियो बनाया तो उस पर मुझे 48K व्यूज मिले हैं, आप समझना 48,000 लोगों ने देखा है। तो कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे ही वीडियो बनाकर इस YouTube चैनल पर डालूं तो लोगों का स्नेह ज्यादा मिलता है। कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा हूं मित्रों, ओरिजिनल कंटेंट, कोई भी इसमें काटा छाटी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं इन कक्षाओं का रेस्पेक्ट बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा दर्द का विषय है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक इन कक्षाओं का, क्योंकि ये निःशुल्क है, इसलिए हो सकता है कि आप कई बार इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, है ना। और ऐसा कंटेंट आपको सब लोग दे रहे हो तो अच्छा है ना। लेकिन आप सोचिए, मैं अपनी ओर से एक ईमानदार प्रयास सदैव कर रहा हूं कि हाँ, बच्चा कहीं पर भी पढ़ रहा हो, उसकी जितनी दुविधाएं हैं उसका शमन करने का प्रयास मधुरम हिंदी की तरफ से किया जा रहा है। तो आपका स्नेह बराबर मिले। अभी भी आप देख रहे हैं और लाइक नहीं कर पा रहे, तो आप सोचिए कितनी दरिद्रता का परिचय दे देते हैं हम। फिर देखिए मित्रों, छंद शब्द जो है का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है मित्रों। छंद शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के जनक ये प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिए, कभी कभी आ सकते हैं। छंद शास्त्र के जनक मित्रों पिंगल मुनि या पिंगलाचार्य माने जाते हैं, और छंद को पिंगल भी कहा जाता है और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना, छंद शास्त्र के जो रचयिता हैं, प्रणेता हैं, वो पिंगल मुनि या पिंगलाचार्य है, इसीलिए छंद को पिंगल कहा जाता है और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। गद्य का नियामक अगर व्याकरण है, गद्य का नियामक शास्त्र अगर व्याकरण है, तो पद्य का नियामक शास्त्र छंद शास्त्र है। तो पद्य का नियामक शास्त्र कौन सा है, छंद शास्त्र है। अतः काव्य को नियोजित एवं नियमबद्ध करने का कार्य छंद शास्त्र द्वारा किया जाता है। काव्य को नियोजित व नियमबद्ध करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, छंद शास्त्र के द्वारा किया जाता है। मित्रों, छंद के भेदों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से छंद के दो भेद होते हैं। अगर देखें मोटे तौर पर तो मात्रिक और वर्णिक, हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं, है ना। लेकिन एक मुक्त छंद भी है जिसके प्रवर्तक जो है निराला जी हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई गणना नहीं की जाती है, जिसको रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। तो आप देखिएगा मात्रिक छंद, ठीक है, और वार्णिक छंद अगर देखा जाए, वर्ण धन एक वार्णिक छंद है, इसका एक दूसरा नाम जाति छंद है और इसका एक दूसरा नाम वृत्त छंद है। ध्यान रखिएगा, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद में, और वार्णिक छंदों में किसकी गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है। जैसे एक शब्द है मित्रों कमल, ठीक है, कमल शब्द में अगर हम मात्राओं की बात करें तो 3 मात्राएं हैं, वर्णों की बात करें तो वर्ण भी 3 है। लेकिन जैसे ही मित्रों कमाल लिखेंगे तो आप देखिएगा मात्राओं की संख्या जो है मित्रों 4 हो गई, लेकिन वर्णों की संख्या 3 ही रही। यानी ह्रस्व हो या दीर्घ, वर्ण तो एक ही माना जाएगा, लेकिन मात्राओं की संख्याओं में परिवर्तन आ सकता है। आगे हम अभी इसको बारीकी से पढ़ने वाले। देखिए, सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं मात्रिक छंद की। एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर हम इस प्रकार के छंदों की बात करते हैं। तो एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर अगर हम मोटे तौर पर बात करते हैं तो एक साधारण छंद होता है मित्रों, जिसमें 28 तक मात्राएं हो। ऐसा छंद जिसमें 28 तक मात्राएं हो वो क्या कहलाएगा मित्रों, एक पंक्ति यानी एक चरण में 28 तक मात्राएं हो वो साधारण छंद कहलाता है मित्रों। और एक होता है दंडक छंद, यानी 28 से अधिक मात्राएं होने पर वह मात्रिक छंद दंडक छंद कहलाता है।
मोस्ट है, ध्यान रखना, परीक्षा में आता है। छंद के संदर्भ में सत्य कथन है, असत्य कथन है। तो 28 तक मात्राएं हैं तो साधारण छंद है, और अगर 28 से अधिक मात्राएं हैं मित्रों तो वो दंडक छंद कहलाता है ना। अभी और हम मात्रिक छंदों के भेद कर रहे हैं। देखिए मित्रों, चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर 3 भेद करते हैं। चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर 3 भेद करते हैं। एक होता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, ध्यान रखना, अर्ध सममात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक। ठीक है, तो अर्ध सममात्रिक है, यहां सममात्रिक है और विषम मात्रिक है। तो आप देखिए 3 भेद हो गए चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर। चारों चरणों में समान मात्राएं हों वो सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चौपाई, चौपाई के चारों चरणों में मित्रों 16 मात्राएं होती है। क्या बात है, आपकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। व्यंग कहीं न कहीं काम आया है, ऐसा लग रहा है ना। लाइक की संख्या भी आपकी बढ़ गई, क्या बात है। तो हमेशा मुझे व्यंग की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा नहीं हो। आपसे व्यंग में क्या बात करूं, आप तो सब हिंदी के अपने हैं और हिंदी से ही अपना जीवन बना रहे हैं, अपना कार्यक्षेत्र जो है सुनिश्चित कर रहे हैं, तो फिर आपको तो ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्ध सममात्रिक, जब विषम और सम चरणों में मात्राएं अलग अलग होती हो। विषम और सम चरणों का मतलब 1 और 3 में समान मात्राएं हो, 2 और 4 में समान मात्राएं हो, तो आधा सम है और आधा विषम है, तो इसको हम कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं मित्रों, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा सोरठा, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं हैं, दोहा है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से विषम मात्रिक का मतलब यह होता है कि मात्राओं का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी चरण में कितनी भी मात्राएं हो सकती है। 2 अलग अलग छंदों के योग से बनने वाले जो छंद होते हैं, 2 अलग अलग छंदों से बनने वाले जो छंद होते हैं, जैसे छप्पय है ना, हाँ, और कुंडलिया। ठीक है, जैसे दोहा और रोला से, है ना, दोहा और रोला से क्या बनता है, कुंडलिया। तो जो 2 अलग अलग छंदों से बनते हैं वो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो तीनों बातें स्पष्ट हो गई मित्रों। चरणों में मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कर दिया गया है। हाँ, कमेंट के द्वारा जरूर बता दें आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, या कुछ और बदलाव करूं। तुक के आधार पर अगर हम बात करते हैं मित्रों, मात्रिक छंदों की ही बात कर रहे हैं, तुक के आधार पर अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो तुकांत होते हैं और अतुकांत होते हैं। तुकांत का मतलब अंतिम जो हमारा चरण है उसके जो अंतिम शब्द है, और जो अंतिम शब्दों की बात है, जैसे दोहा तुकांत छंद है। ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय, छिटकाय, ध्यान रखना, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। तो देखो छिटकाए जाए, तुकबंदी है। तो कुछ छंद हैं मात्रिक छंद जिनमें तुकबंदी होगी, उनको तुकांत कहते हैं, और जिनके अंत में तुकबंदी नहीं है, जैसे सोरठा में तुकबंदी नहीं होती है, तो वो तुकांत नहीं कहलाएंगे मित्रों, अतुकांत कहलाएंगे। अब मित्रों वार्णिक छंदों की बात करते हैं। ठीक है, वार्णिक छंदों की बात करते हैं। देखिएगा वार्णिक छंदों का भेद मित्रों, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर इसके भी हम 2 भेद करेंगे। एक है साधारण छंद। साधारण छंद है मित्रों 26 वर्णों तक अगर कोई छंद है, 26 वर्णों तक, तो उसको साधारण छंद कहेंगे। वर्ण की गणना करेंगे, अब इसमें हम मात्रा की नहीं। और 26 से अगर अधिक वर्ण है मित्रों तो उसको दंडक छंद कहते हैं। दंडक छंद में कविता आ जाएगा, है ना। और इधर साधारण छंदों की बात करते हैं तो द्रुत विलंबित, हमारे जो सिलेबस में उसके अनुसार लिखा है, द्रुत विलंबित छंद आएगा। ठीक है, तो 26, उधर 28 है मात्रा, ध्यान रखना, 28 तक साधारण, 28 से ऊपर दंडक मात्रिक छंद, 26 तक साधारण वार्णिक छंद, और 26 से अधिक दंडक छंद होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर वही 3 भेद करते हैं। इसमें समवार्णिक हो जाएगा, अर्ध समवार्णिक हो जाएगा और विषम वार्णिक हो जाएगा। वही बात है मित्रों, सेम चारों चरणों में अगर समान वर्ण है, वर्णों की संख्या समान है, तो वो समवार्णिक है। सम चरणों व विषम चरणों में वर्णों की संख्या समान हो तो अर्ध सम वार्णिक छंद है, और वर्णों की संख्या किसी भी चरण में कोई निश्चित नहीं है तो वो विषम वार्णिक छंद है।
तुक के आधार पर भेद करें मित्रों तो वही तुकांत और अतुकांत तो है ही, वार्णिक छंद हो तब भी तुकांत और अतुकांत वाली बात तो हो ही सकती। ये एक सामान्य आपके सामने परिचय रखा है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। गणों के क्रम के आधार पर वार्णिक छंद में हम एक भेद और करते हैं गणों के क्रम के आधार पर। तो एक होता है गणबद्ध, य माता राज भान सलगा, हम आगे पढ़ेंगे। तो गणबद्ध होते हैं और कुछ गणमुक्त होते हैं जिनमें कोई क्रम नहीं है गणों का। गणबद्ध में गणों का क्रम है, जैसे नव भर, द्रुत विलंबित में है न भ भर, न गण भगण भगण और रगण, ये क्रम है। और जहां क्रम नहीं है तो वो कहेंगे हम गण मुक्त छंद भी है। अब देखिए मित्रों, मात्रिक छंदों को थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। परिभाषा है वह काव्य पंक्ति जिसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। मात्रिक छंद को मित्रों क्या कहते हैं? जाति छंद भी कहते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर मित्रों मात्रा की जब बात करते हैं तो किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है मित्रों उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा के दो भेद होते हैं मित्रों, लघु और गुरु मात्रा का नाम है। और ह्रस्व स्वर जो है उनकी मात्रा जो है लघु होगी, दीर्घ स्वर है उनकी मात्रा गुरु होगी। गणना करने पर जो हमारी लघु मात्रा उसको संख्या में 1 गिनेंगे और जो गुरु मात्रा है मित्रों उसको हम 2 गिनेंगे। ये सारी बातें यहाँ स्पष्ट है। अब मात्राओं की गणना के कुछ नियम है मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जब परीक्षा में तो हमारे सामने कभी मात्रा लगी हुई आएगी, हमें पहचाननी है ना। हम छंदों की जब भी को देखेंगे कि इसमें कौन सा छंद है तब भी मात्राओं की गणना करनी होती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ह्रस्व स्वरों की मात्रा लघु होती है, ध्यान रखना। ह्रस्व स्वरों की मात्रा क्या होती है? लघु। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, आपको पहले ही बताया, अ, ई और उ और री, 4 होते हैं। तो देखिए अ, ई, उ और री ये स्वतंत्र रूप से भी आ सकते हैं, ये लघु मात्रा हो गई इसके ऊपर, और ये किसी व्यंजन में भी आ सकते हैं। तो आप देखिए क, की, कु और क्री, इनकी मात्रा क्या हो गई? लघु। जैसे उदाहरण के तौर पर कृपण शब्द है, इन सब में लघु लघु। हम हमेशा मात्रा गणना करते समय शब्दों में जो व्यंजन आ रहे हैं उसमें स्वर पर ध्यान देंगे कि स्वर लघु ह्रस्व है या दीर्घ है। फिर मित्रों दीर्घ स्वरों की जो मात्रा है वो गुरु होती है, पक्की बात है। और दीर्घ स्वर 7 है, देखिए ये हमारे 7 है, इनके ऊपर सब गुरु मात्राएं लगी हुई है, एस एस एस। और हम जानते हैं कि व्यंजनों के साथ ये प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए का, की, कु, के, कई, को, कौ, इन सब की मात्राएं जो है मित्रों दीर्घ होगी, है ना। और संख्या में 2 गिनी जाएगी। जैसे कृपाण है, अण में तो अ है तो लघु, लेकिन पा है, पा तो दीर्घ स्वर हो गया इसलिए दीर्घ मात्रा लग गई। और क्री, री से ऋषि है, लघु है इसलिए यहाँ ह्रस्व स्वर है तो लघु मात्रा लग गई। ठीक है मित्रों, वैसे आप इस बात को अच्छे से जानते हैं पर एक बार अच्छे से और इसको देख लीजिएगा। अनुस्वार जो युक्त वर्ण है वह विसर्ग से पहले वाले वर्ण में गुरु मात्रा होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अनुस्वार से युक्त जो वर्ण है वो गुरु माना जाता है और विसर्ग से पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु माना जाता है। 2 पक्की बात ध्यान रखिए, जैसे पुनः में भले न है, अ है, लेकिन विसर्ग है इसलिए गुरु है। और इधर नंदन है मित्रों, न के ऊपर बिंदी अनुस्वार है इसलिए इसको हम गुरु मानते हैं। ठीक है, अगर इस नंदन को यूं लिखें मित्रों तो ऐसा है, इसलिए ये आधा है तो इसको प्रभावित करता है। और न यूं देखें तो ह्रस्व है, न में अ है, लेकिन आधे न की वजह से वो गुरु माना जाता है। चलिए अगला देखिए, चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता या चंद्र बिंदु से मात्रा प्रभावित नहीं होती। किसी भी व्यंजन के ऊपर या स्वर के ऊपर अगर कोई ऐसा चंद्र बिंदी लगी हुई है तो उसका मात्रा गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा स्वर है वैसी ही मात्रा लगेगी। जैसे हंसना है, देखिए मित्रों, तो यहाँ ह के ऊपर चंद्र बिंदी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ह में अ है तो अ है तो ह्रस्व ही है, तो ह्रस्व है तो लघु मात्रा लगी है। और इधर कांच देखिएगा मित्रों, का के ऊपर चंद्रबिंदी है तो का में आ है तो गुरु है ना। चंद्रबिंदी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना सा ध्यान रखिए। संयुक्ताक्षरों से पूर्व वाले वर्ण में गुरु मात्रा होगी। संयुक्ताक्षरों से पूर्व वाले वर्ण में क्या होगी? गुरु मात्रा होगी। तो क्ष, त्र, ज्य और श्र ये संयुक्ताक्षर है। इनसे ठीक पहले वाले जो भी वर्ण अगर ह्रस्व है तो गुरु हो जाएंगे और उनकी मात्रा भी गुरु मानी जाएगी। जैसे देखिए पुत्र है मित्रों, तो यहाँ त्र है तो त्र है, त्र में क्या है मित्रों? आधा त और र है अगर देखा जाए तो त्र के ऊपर तो लघु ही है क्योंकि त्र में अ है, लेकिन ये चूंकि संयुक्त व्यंजन है इसलिए इसका जो आधा त है वो पू को प्रभावित करेगा और वो गुरु हो जाएगा।
इसी तरह से मित्रों रक्षा, अब क्षा है इसलिए गुरु है ही, लेकिन आगे र है, र तो रस्व है अगर देखा जाए तो अ है, लेकिन क्षा, क्षा है तो मित्रों ये जो आधा क है ये प्रभावित करता है किसको, र को, और यहाँ गुरु मात्रा हो जाएगी। इसी तरह से यज्ञ है मित्रों, यज्ञ है तो ज्य के ऊपर तो लघु ही है, लेकिन य के ऊपर गुरु हो गई क्योंकि ज्य जो है मित्रों ये संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से मित्रों विद्या है तो आधा द आ गया है ना, ऐसा विद्या, ये आधा द जो है वी को प्रभावित करता है, और छोटी ई जो है वो वहां मात्रा बड़ी लग जाएगी, गुरु लग जाएगी। तो ध्यान रखिए संयुक्ताक्षर से पूर्व वाले वर्ण में गुरु मात्रा होगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है मित्रों, फिर देखिएगा आधे से यानी स्वर रहित वर्ण से पूर्व वर्ण में गुरु मात्रा होती, वही बात है लगभग। जैसे राजस्थान है तो ये आधा वर्ण है, ध्यान रखना। देश प्रेम है मित्रों तो यहां पर भी आप देखिएगा आधा प है, और सप्तमी है तो मित्रों यहां पर भी आधा प है। तो जो भी आधा वर्ण है वो उससे ठीक आगे वाले को क्या करेगा मित्रों, प्रभावित करेगा। राजस्थान में देखिए न में ये रहा, था में ये रहा, स है तो ज वैसे लघु है लेकिन यहाँ आधे स की वजह से गुरु हो गया, तो इस तरह की स्थिति है। सदस्य है मित्रों, देखो आधे स ने द को प्रभावित कर लिया। लेकिन ये और मोस्ट है मित्रों कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती है नह, मह, म से पूर्व वर्ण में लघु मात्रा ही होगी। यद्यपि यहाँ संयुक्त व्यंजन दिख रहे हैं लेकिन उच्चारण में इनका कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है इन पर, इसलिए इनका प्रभाव इनसे ठीक आगे वाले पर नहीं पड़ता है। ये कहीं न कहीं थोड़ा अपवाद स्वरूप है, आप समझे, इस बात को पक्का करेंगे। जैसे तुम्हारा में अब जो तू की मात्रा है तो वही रहेगी, गुरु नहीं होगी। तुम्हारा लिखा हुआ तब भी यहां पर जो है उच्चारण में तुम मारा, अब ध्यान रखना तुम मारा यानी उच्चारण में अगर बल पड़ता है, ठीक है, तो आप सोचिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, उच्चारण में बल होने की वजह से हम क्या करेंगे, तुम मारा, तो आप सोचिए यहां गुरु उच्चारण, तो ये सही नहीं है, यहां पर बल पड़ता ही नहीं है मित्रों, तो आप यहां पर क्या है लघु ही करेंगे। आप क्या करेंगे, लघु करेंगे, तुम्हारा। हम यही बोलते हैं तुम्हारा, तुम्हारा, तो तू के ऊपर कोई बल नहीं पड़ रहा, तो ये ठीक नहीं है। नन्हा मित्रों ध्यान रखिएगा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा आप देखिए तुम्हारा, ठीक है, तो ये जब ये बड़ी मात्रा है तो यहां तो फिर गुरु रहना ही, अगर यहां ऐसा है तो ये म जो है ये प्रभावित नहीं करता, ध्यान। कान्हा है ना, कान्हा, कान्हा। अब आप देखिए कान्हा, अब जैसे कान्हा है तो मित्रों ये गलत हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आप सोचिए यहां जब हा है और यहाँ का है मित्रों, तो इसको तो फिर क्या करेंगे, गुरु करेंगे, यानी आधे न का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आधे म का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी शब्द में इस तरह का अगर कोई संयोजन दिखता है तो इनसे ठीक पहले वाले वर्ण जो है वो गुरु मात्रा नहीं लगेगी, जैसी मात्रा है वैसी ही लगेगी। अगर वो रस्व है तो रस्व लघु मात्रा, और गुरु है तो दीर्घ है तो गुरु मात्रा। आइए कुछ वर्णों एवं मात्राओं की गणना का अभ्यास कर लेते हैं, कैसे वर्ण और मात्राओं की गणना करेंगे। मित्रों श्रवण शब्द है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम मात्राओं की गणना हमेशा इधर से करते हैं, जिधर से जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं ना मित्रों, उधर से ही मात्राओं की गणना करते हैं। सबसे पहले देखिए अण है, अण में हम स्वर देखते हैं तो क्या है, अ है, तो अण में अ है तो लघु। फिर व है मित्रों, तो व में भी स्वर कौन सा, अ है तो लघु। और श्र, यद्यपि श्र जो है संयुक्त व्यंजन है मित्रों, लेकिन इससे आगे वाले को प्रभावित करेगा ये, लेकिन ये श्र में तो अ ही है, तो यहां पर अ है मित्रों इसलिए लघु है। तो मात्राओं की गणना करेंगे तो 1, 2 और 3, मात्रा 3 है। वर्ण की बात करेंगे तो लघु हो या रस्व हो या दीर्घ, वर्ण तो एक ही गिना जाता है, तो 1, 2 और 3, यानी मात्राएं कितनी है, 3, वर्ण कितने हैं, 3। अब आप देखिए मित्रों इसी तरह से बात करते हैं कर्ता, ठीक है, तो मात्रा कितनी है, मात्रा देखिए ता है तो गुरु और क है ना। अब आप देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कि कर्ता शब्द है, ध्यान रखना। तो यहां क्या करना है मित्रों, कर्ता में आप देखिए आधा र आ गया, कर्ता। अब यहां जो है आपको ध्यान रखना है कि ये आधा र जो है वो इसकी स्थिति को यहां क्या करेगा, गुरु कर देगा। आधा र आया कि नहीं आया बताओ। अब यहां मात्राओं की अगर बात करेंगे तो कर्ता में मात्रा कितनी हो गई, 4, ठीक है, और वर्ण तो 2 ही होंगे, ता और क, वर्ण 2 हो गए। अमृत है मित्रों तो मात्रा 3 होगी, ध्यान रखना, है ना, री से ऋषि है इसलिए लघु है, वर्ण भी 3 है। जगत है मित्रों तो ध्यान रखना, जो हलंत वाला उसके ऊपर तो मात्रा लगेगी नहीं, ये आगे वाले को प्रभावित जरूर करता है, तो ग को गुरु कर दिया, ज को लघु ही है, तो मात्रा 3। वर्ण 2 ही होंगे क्योंकि जो आधा है मित्रों वो वर्ण में गिना नहीं जाता,
जो आधा होगा वो वर्ण में नहीं गिना जाता, तो वर्ण दो ही है। स्थ्य लिखा हुआ मित्रों देखिए तो मात्रा तो एक ही है मित्रों, और वर्ण की भी बात करेंगे तो वर्ण भी एक ही है, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते, और मात्राओं के संदर्भ में इसका प्रभाव तो इसके आगे कोई वर्ण होता तो पड़ता। क्ल है मित्रों तो मात्रा एक है, वर्ण एक है। अर्क है मित्रों तो भी मात्रा एक है, वर्ण एक है, आप देखिएगा, है ना। कन्हैया है मित्रों, देखिएगा या में गुरु, हे में गुरु, लेकिन आधा न है, न, अभी हमने देखा न, म, है ना, और म, इस तरह के कोई वर्ण का कॉम्बिनेशन आए तो इससे ठीक पहले वाला गुरु नहीं बनेगा। तो कन्हैया में मात्रा 5 है और वर्ण 1, 2 और 3 ही, आधे को वर्ण नहीं गिनते, ये रहा वर्ण 3। ठीक है। त्रिशूल है मित्रों, देखिए त्रिशूल है, त्रिशूल है मित्रों तो ये ल में है, ये देखो शू में उ बड़ा है, ठीक है, और शू ये कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्रि में तो छोटी की मात्रा, ये संयुक्त व्यंजन, लेकिन इससे आगे अगर कोई होता तो ये त्रि प्रभावित करता, लेकिन ये तो यही है, इसलिए त्रि में ई है तो लघु ही लगेगी, तो मात्रा 4 होगी, वर्ण 1, 2, 3 हो गए। इसी तरह से त्रयंबक है, मात्रा 4 हो गई मित्रों, वर्ण 3 हो गए। त्रयक्षर है, ये आगे वाले को प्रभावित करेगा, इसलिए इसका कोई वजूद नहीं है, मात्रा 4 हो गई, वर्ण 3 हो गए। अक्षर है मित्रों, ध्यान रखना, क्ष जो है संयुक्ताक्षर, इसलिए अ को प्रभावित कर रहा है, मात्रा 4, वर्ण 3। अज्ञान है, मात्रा 5 हो गई मित्रों, देखिएगा 1, है ना, ये 2 हो गई, ज्ञा है, और यहाँ संयुक्त व्यंजन है इसलिए अ को प्रभावित करता, गुरु, वर्ण 3। स्वास्थ्य है मित्रों, मात्रा 3 ही है ना, मात्रा देखो 3 है, एक इसकी और एक इसकी हो गई, है ना, अधिकतम। और वर्ण भी 2 ही है मित्रों, 1 और 2, जो आधे होते हैं वो वर्ण गिने ही नहीं जाते, इसलिए हंस है जो अनुस्वार है, मात्रा को प्रभावित करता है, तो मात्रा 3, वर्ण 2। हंसना है मित्रों, मात्रा 4, वर्ण 3। कंस, मात्रा 3, वर्ण 2। कांच चंद्र बिंदु है मित्रों, इसलिए प्रभावित ही नहीं करता, 3, 2। दुख है मित्रों, विसर्ग है तो मात्रा जो है गुरु होनी है, मात्रा 3, वर्ण 2। वर्ण तो एक ही गिना जाएगा भले विसर्ग हो। कार्य, मात्रा 3, वर्ण 2। तुम्हारा है मित्रों, देखिएगा ये आधा म आ गया, तो तू के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ रहा, तो हम यहाँ पर लघु ही करेंगे, मात्रा 1 वर्ण। तुम्हारा है मित्रों, देखिए, है ना, तुम्हारा है। अब ये थोड़ा अपवाद के स्वरूप है मित्रों, तुम्हारा, अगर यहां पर जोर पड़ता है तो हम गुरु कर देते हैं, और अगर इसके उच्चारण की स्थिति तुम्हारा है तो आप इसको लघु भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कुछ किताबों में उच्चारण के आधार पर गुरु कर रखा है, तो हम यहां पर भी देखें कि इसके 2 तरह के प्रयोग हो गए, इसके 2 तरह के। अगर उच्चारण अगर इस तरह से करते हैं, तुम्हारा, ज्यादा जोर नहीं पड़े, तुम्हारा, तो यहां पर हम लघु भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसको उच्चारण में तुम्हारा ऐसा कुछ बोले, तुम्हारा, तो यहां पर जो है गुरु भी हो सकता है, ठीक है, गुरु भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये शब्द थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, है ना, अगर आपको कहीं मात्रा गणना के अनुसार कहीं पूछ लिया जाए तो आप देखें इसको गुरु मान ले, है ना। ये पुस्तकों में इसी तरह से हमारे नरोत्तम स्वामी जी की अलंकार पारिजात है, उसमें भी इसी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए इस शब्द को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। तो ये, और इसी तरह से देखिए तुम मारा, है ना, तुम मारा, जैसे यहां पर ये है, ये भी जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वैसे यहां पर मात्रा जो तू बड़ा है तो बड़ी आनी चाहिए, है ना, बड़ी आनी चाहिए। तुम्हारा मात्रा जो है इसमें कितनी होनी चाहिए, 6 हो जानी चाहिए, और वर्ण जो है वो कितने हो जाने चाहिए, 2। ये 2 शब्द थोड़े कंट्रोवर्शियल है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। तो आज की कक्षा जो है यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मित्रों से आग्रह है, समय कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग हमारे पास 1 महीने से अधिक का समय रहा है ना, और आप एक साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये ऑफर जो है आपके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। किसी को भी लगता हो कि नहीं मुझे एक साथ सारा अच्छी स्पीड के साथ, आप 2.5x की स्पीड से देखो, इससे ज्यादा देखोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। 1.5 गुना या 2 गुना में आप किसी वीडियो को देखें तो कम से कम समझ में आ जाएगा, आप उस स्पीड से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं मित्रों। और आज हमारी जो छंद की क्लास थी, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, है ना, 2 तुम्हारा शब्द पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। तो मैं क्लास को एक बार फिर से सारी स्लाइड जो है वो आपके समक्ष एक बार रख लेता हूं। हमने यहाँ से प्रारंभ किया था छंद से, ठीक है मित्रों, हमने व्युत्पत्ति देखी, गति यति के बारे में हमने बात की, उसके बाद चरण के बारे में वगैरह हमने बात की, छंद शब्द की का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, छंद शास्त्र के जनक कौन है उस पर चर्चा की, छंद के भेदों की बात की, है ना, और फिर हमने मात्रिक छंद और वार्णिक छंद जो हैं उनके भेदों की बहुत अच्छे से बात कर ली है, आप देखिएगा। फिर हमने मात्रिक छंद को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया है कि मात्राओं की गणना वगैरह कैसे की जाती है, ठीक है। अगली कक्षा में हम वार्णिक छंद और जो हमारे छंद हैं सिलेबस में सेकंड ग्रेड के, उनको स्पेशली देखने का हम प्रयास करेंगे। तो आपसे आग्रह केवल इतना सा है, कक्षाएं ठीक लगने पर आप जरूर शेयर करिएगा, और
PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप ज़रूर, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं अपने स्टेटस पर इसलिए नहीं लगाऊं कि किसी और का भला हो जाएगा, तो आप सोचिए मैं फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, मेरा तो कुछ भला नहीं होने वाला है ना। तो आप सोचिए, जब मैं इस मेहनत को बिल्कुल परहित की भावना से कर रहा हूं, जो आपको निःशुल्क मिल रहा है कम से कम उसको तो अन्य विद्यार्थियों तक निःशुल्क पहुंचाओ। ऐसा भाव नहीं रखेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। फिर मैं कई बार सोचूं कि मैं क्यों कर रहा हूं, है ना, इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षक हूं, समय और टेक्नोलॉजी ने मुझे सहयोग दिया है। बाकी मैं उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को, गुजरात, मध्य प्रदेश के बच्चों को कैसे पढ़ाता, तो मैं तो इस टेक्नोलॉजी का ऋणी हूं। और दूसरा, मैं मेरी हिंदी माँ की सेवा कर रहा हूं, माँ भारती की सेवा कर रहा हूं। तो आप इस ज्ञान यज्ञ को अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए मिल रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।